हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएफ में। आप लोगों ने घटना चक्र आई दृष्टि के लिए बोला था यार, है ना? तो ये देखो, मैं कंपाइल कर रहा हूँ, ये सिनॉप्सिस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये पहला चैप्टर है आई दृष्टि का, अभी जो मार्केट में है 10 दिन पहले आई थी। ये पहला चैप्टर की सिनॉप्सिस है राष्ट्रीय परिदृश्य की। ठीक है, तो इसमें आपको इन शॉर्ट मिल जाएगा। मैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क किया हूँ, और जो बिल्कुल भी इर्रेलेवेंट है उन चीजों को हटा दिया हूँ। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो मैंने मंथली बेसिस पे पीडीएफ पढ़ाई है ना, आप उनको तो समझ लीजिएगा रामबाण है। ठीक है, वो बहुत अच्छा कंटेंट है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप पढ़ेंगे, आई दृष्टि आप लोग हार्ड कॉपी से पढ़ ही रहे होंगे, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो हम लोगों ने मंथली बेसिस पे किया है उसमें भी पर्याप्त आपको कंटेंट दिया गया है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बस इसको मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि इसको आप पढ़ते ही पढ़ते हैं एग्जाम से पहले, है ना? तो ठीक है, 2 सोर्स हो जाएगा, 2 सोर्स से वैसे भी कवर करना चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी से इसको कर लेते हैं। ये पहले चैप्टर की सिनॉप्सिस तैयार हो गई है, राष्ट्रीय परिदृश्य, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैं जैसे प्रिपेयर कर लूंगा तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आइए पहला चैप्टर करते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य। इसको मैं जूम कर ले रहा हूँ। ये देखो, इन्होंने जो प्रिंट किया है ना, घटना चक्र आई दृष्टि 2025 ब्रैकेट में 1 करके दिया है। तो ये 2 छापेंगे। पीसीएस प्री का पेपर है ना अक्टूबर में, अक्टूबर में पेपर है, तो ये फिर अक्टूबर से पहले ये 2 मेंशन करके ये प्रिंट करेंगे, तो वो नंबर 2 हो जाएगी। खैर वो जब आएगी उसको देख लेंगे, 2-3 महीने का ऐड करके दे देंगे, और क्या। चलिए पहला टॉपिक करते हैं। पहला टॉपिक आई दृष्टि में दिया गया है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिले। तो इसमें बस यही देख लेना है कि ये जो पूर्ण साक्षर कार्यात्मक जिले हैं वो हैं कौन कौन से, अभी किन की घोषणा हुई है, और इससे पहले कौन कौन से थे। ठीक है, मैचिंग में वही पूछ लेगा। ये सारे काम हो रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020 वाली। ईयर याद रखना, 2020 की है। 2020 में घोषणा हुई थी इस पॉलिसी की। अभी इस पे बवाल भी चल रहा है, तमिलनाडु के साथ हुआ है ना? तमिलनाडु वो भी है एक टॉपिक, उसको डिस्कस कर लेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। एक पॉइंट तो आपके लिए ये हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, कि एजुकेशन पॉलिसी जो है शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? अब 2030 लगा देना। ठीक है, 2030 लगा देना। देखो, ये एक शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित एक स्कीम है जिसका नाम है उल्लास। ठीक है, पूरा नाम है स्कीम का उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 का। ईयर में अलग से मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूछेगा, ये मैचिंग में पूछेगा। ठीक है, ये स्कीम दे देता है और सामने ईयर लिख देता है, तो वो ईयर से मैच कराना होता है, तो इनको भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 जो है, इसकी शुरुआत की गई। लक्ष्य क्या है? देखिए, 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पढ़ना लिखना ये सिखाना है, और अंक गणितीय सिखाने के लिए समर्पित है। देखो, साक्षर ये जो कार्यात्मक साक्षरता है इसकी 2 कंडीशन है, पढ़ना लिखना भी आना चाहिए और अंक गणितीय ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, यानी ये नंबर सिस्टम जो है, न्यूमेरिक नॉलेज भी होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है भी साथ में ध्यान रखना। और 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को, क्लियर है? अगर पूछ लेगा कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला होने की क्या क्या कंडीशंस है ना, तो स्टेटमेंट के लिए काम आएगा। पढ़ना लिखना आना चाहिए, अंक गणितीय ज्ञान होना चाहिए, या फिर किसी राज्य यूटी की साक्षरता दर 95% से अगर अधिक है तो उसको भी घोषित किया जा सकता है, उसको भी पूर्ण कार्यात्मक साक्षर की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये हो गई कंडीशंस। ठीक है, ये हो गई कंडीशंस। चलिए ठीक है, ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अभी घोषणा किन किन की हुई है? आई दृष्टि में हेडिंग करके यही दिया था, मिजोरम, गोवा और ये लद्दाख वगैरह, त्रिपुरा और लद्दाख करके, है ना? पहला टॉपिक जो है वो देख लेना आप हार्ड कॉपी में। तो इनको ध्यान रखिए। मिजोरम जो है ये पहला कार्यात्मक साक्षर जिला था। ठीक है, मिजोरम। दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला हुआ गोवा। तीसरा हुआ त्रिपुरा। ये ऑर्डर में पूछेगा, पहले मिजोरम बना, फिर गोवा बना, और फिर त्रिपुरा बना। ठीक है, फिर त्रिपुरा बना। अगर यूटी में अगर पूछ ले तो यूटी में लद्दाख लगा देना। यूटी में ये लद्दाख की स्पेलिंग क्या होती है? ये लद्दाख लगा देना। भारत की पहली पूर्ण साक्षर यूटी लद्दाख। यानी 4 डेटा है आपके पास, 3 स्टेट हैं और एक यूटी है। हो जाएगा ना ये? चलिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए दूसरा टॉपिक आई दृष्टि में दिया है संविधान हत्या दिवस। आपको तारीख याद रख लेना है बस। 25 जून, 25 जून को आपको पता है 1975 में ये इमरजेंसी लागू हुई थी। लागू क्या, कंटिन्यू हुई थी, है ना? 1971 वाली जो इमरजेंसी थी ये कंटिन्यू थी।
और 1975 में कंटिन्यू कर दिया गया था। अभी देख लीजिए, अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। 352 वाली है ना, 352, 356 और 360 में पढ़ते हो ना इमरजेंसी। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता है, और यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, जो अभी तक लगी नहीं। पहली इमरजेंसी देखिए, जब ये भारत चाइना वॉर होती है 1962 से 1968 तक, पहली इमरजेंसी बनी रही। दूसरी इमरजेंसी भारत पाकिस्तान वॉर 1971 से, ठीक है, ये घोषणा हुई थी, प्रेसिडेंट घोषणा करते हैं। और यही 71 वाली कंटिन्यू थी 75 तक, 75 में फिर आगे फर्दर कंटिन्यू होगी 77 तक, है ना। तो ये 25 जून की जो तारीख है, इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी अधिसूचना जारी की थी, ठीक है, कि इस तारीख को ये हत्या दिवस मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस। चलिए इसको देखिए, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को, ऑपरेशन पोलो। पुराने फैक्ट हैं, स्टैटिक फैक्ट है। देखो, जो टॉपिक आई दृष्टि में है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लिखा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं है, तो उसमें उस टॉपिक से मैंने वन लाइनर बना दिया, ठीक है। जो उससे वन लाइनर इंपॉर्टेंट निकल सकता था, मैंने उसको वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत सारी टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे आपको। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति, दिख रहा ना आप लोगों को? देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, याद रह जाएगा। चलिए जातीय जनगणना देख लीजिए। देखो, ये जातीय गणना वाली जो बात है, इसके जो डेटा है ना, वो पहले शामिल नहीं किए जाते थे, अब शामिल किए जाएंगे। अब ऐसी घोषणा है सरकार की, विभिन्न जाति समूह की आबादी का सर्वेक्षण करना, इसका एम रहेगा इस सेंसस का। 1931 की जनगणना के बाद से जातीय आंकड़े शामिल नहीं किए गए। इसको हम लोगों ने मंथली पीडीएफ में भी शायद कवर किया था, फिर भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये ठीक है, 1931 की जनगणना के बाद से जातीय आंकड़े शामिल नहीं किए गए थे, ठीक है। आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक फैसला हुआ है। 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, और दूसरा चरण, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, सॉरी, दूसरा चरण जो है वो 31 मार्च 2027 से बाकी स्टेट्स में, ठीक है, बाकी स्टेट्स में। देखिए, चेनाब रेल पुल जानते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है अब तो, क्योंकि कई सालों से पढ़ रहे हैं। चेनाब नदी पर जो बना है चेनाब आर्क ब्रिज, आर्क ब्रिज है ना, ऐसे है ना, इस तरह का आर्क शेप, ये आर्क शेप यहाँ पे रिवर बह रही है। रियासी जिले में है, चेनाब नदी पर। ऊंचाई आपको ध्यान रखना है, इसमें ऊंचाई ही पूछी जा सकती है। 359 मीटर नदी तल से, और लंबाई है 1.315 किलोमीटर, ठीक है, 1.315 किलोमीटर। ये दो ही फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब ठीक है, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ये देखिए, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कर चुके हैं सब हम लोग, पीडीएम में अभी कानपुर नगर में है ये। इसकी जो है ना, पहली यूनिट स्टार्ट की गई है अभी, पहली यूनिट। ये अलग अलग मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं, तो अभी पहली यूनिट स्टार्ट की गई है। टोटल मेगावाट जो है ना, तीनों यूनिट का मिला के वो 1980 मेगावाट है, ठीक। तो बस जगह याद रखें, घाटमपुर। ये जो थर्मल पावर प्लांट है, एक कानपुर नगर में स्थापित किया गया। लोक माता देवी अहल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कहाँ पे हुआ? भोपाल में, ठीक है, भोपाल में। चलिए इसको कीजिए जल्दी से। हमने कुछ क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दिए हैं हाई दृष्टि के टॉपिक के, ठीक है, ताकि आपको कम से कम समय लगे पढ़ने के लिए। ताप्ती मिशन परियोजना कौन कौन स्टेट्स की ये ज्वाइंट वेंचर में है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगा ले जाएंगे। केन बेतवा भी लगा ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पार्वती बेतवा लिंक भी लगा ले जाएंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। पार्वती बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस पे तो अलग से टॉपिक भी कवर किया गया है इसी पीडीएफ में, इसको करेंगे, हो जाएगा ना ये। चलिए, सेमीकंडक्टर यूनिट्स हम लोग देखेंगे, वहां पे भी कवर किया है, यहाँ पे और डिटेल्स है, क्योंकि यहाँ पे आई दृष्टि में और थोड़ा सा डिटेल करके आया है। जो 6 की 6 सेमीकंडक्टर यूनिट हम लोग देख ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, और कौन पहले आई कौन बाद में है सबसे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि काम चिप का बहुत जोरों पे हो रहा है। 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, अब 3 नैनोमीटर का काम हो रहा है, ठीक है। मई 2025 तक 6 सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। ये ये जो प्रोग्राम है, ये सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत हो रहा है।
यहाँ पे देख रहा है इन्वेस्टमेंट 76,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। सीएस 2024 की जो परीक्षा थी उसमें करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते थे, है ना, ये पढ़ते थे। साड़न में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई है, तो वो ये चीज है। ये साड़न जो है गुजरात में है, ये पहली थी, 2023 में लॉन्च हुई थी। ये मेमोरी चिप असेंबली का काम करेगी, ठीक। ये सब नहीं याद रखना, मैं बस ऐसे ही लिख दिया हूँ। आपको बस ये देख लेना, ऑर्डर में देख लेना कि कौन पहले आई, ठीक। फिर उसके बाद धोलेरा न्यूज में आ गया था, तो हमने धोलेरा भी पढ़ा। धोलेरा में दूसरी यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई, लॉजिक चिप फैक्ट्री है ये 2024 में इसकी घोषणा हुई। अगर ऐसा पूछ ले कि ताइवान की साझेदारी में भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर यूनिट कौन सी है, वही धोलेरा लगा देना, ठीक है। वैसे तो क्रम में दूसरे नंबर की है, लेकिन अगर ताइवान को यहाँ पे रेफरेंस बना के क्वेश्चन पूछे तो ये लगा देना, ठीक है। तीसरी फिर है मोरीगांव असम, तीसरी सेमीकंडक्टर ये जो यूनिट है, ये मोरीगांव में स्थापना की गई है। पूर्वोत्तर का पहला चिप प्लांट है, 2024 में घोषणा हुई है। ये भी 2024 का है ना धोलेरा, ये भी 2024 का है। ये तीसरे नंबर का हो गया। चौथे नंबर का फिर से साड़न में देखो, साड़न में देखो तीन सेमीकंडक्टर यूनिट हैं। एक तो सबसे पहली वाली आपने पढ़ा, फिर ये चौथी वाली आप पढ़ रहे हैं, फोर्थ, और ये फिफ्थ। ये थोड़ा सा क्रम दूसरा हो गया, पांचवें नंबर पे जो लिखा है ये चौथा है बेसिकली, और ये पांचवा है, कोई बात नहीं। साड़न गुजरात, ये त्रिपक्षीय संयुक्त यूनिट है, मतलब तीन कंपनियों के जॉइंट वेंचर में है। तो मैंने कंपनीज नहीं लिखा है क्योंकि वो पूछेगा नहीं। ये फरवरी 2024 में लॉन्च हुई। फिर ये साड़न गुजरात, ये सितंबर 2024 में फिर से लॉन्च हुई, ठीक है। भारतीय कंपनी द्वारा पैकेजिंग यूनिट, चिप पैकेजिंग यूनिट का ये काम करेगी। और अभी जो रिसेंट है, ये है रिसेंट, आपको ये याद रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में है। ईडा, ईडा ये जो है ना, यमुना एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश। एससीएल और फॉक्सकॉन एक कंपनी है, इनके ज्वाइंट वेंचर में ये सेमीकंडक्टर यूनिट बनाई जा रही है। डिस्प्ले चिप प्लांट है, ये डिस्प्ले चिप प्लांट है, ध्यान रखना है। ईडा, उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी सेमीकंडक्टर यूनिट पढ़नी? छह। छठवीं कौन है? यूपी, ठीक है। ये है कहाँ पे? ये जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए, जन सुरक्षा योजना है, अभी 10 साल पूरे हुए हैं। जन सुरक्षा योजना है, ये जो है, ये भी जन सुरक्षा योजना है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, तीनों को एक साथ लॉन्च किया गया था। अटल पेंशन योजना, तीनों ही 2015 की हैं। 10 साल पूरे हुए, 2025 आ गया, 10 साल पूरे हो गए, ठीक है। बट 10वीं वर्षगांठ इनकी मनाई जा रही है। अब इनके बारे में बस एक एक दो दो पॉइंट देख लेंगे, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा काम बन जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन ना पूछ के मैचिंग में क्वेश्चन पूछ ले, है ना, स्कीम में एक आध क्वेश्चन जीवन ज्योति लिखा है यहाँ पे, है ना, या सुरक्षा बीमा लिखा, तो 2015 लगा देंगे, याद आ जाएगा कि हाँ 10 साल इसका पूरा हुआ था, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इनका 2015 याद रखना बस। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जो है, अगर इनको याद रख सकें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोशिश करना याद रखें। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 की स्कीम है। पीएम किसान, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, कम से कम उनको तो ध्यान ही रखें, ये 2019 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। पीएम मातृ वंदना योजना 2017 मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। पीएम वय वंदना योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है ना, इसको। और ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में मत लगा देना, या फिर फैमिली वेलफेयर में मत लगा देना, ठीक है। वय वंदना योजना 2017 की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। और जननी सुरक्षा योजना 2005 की पुरानी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कर लेंगे इतना, बार बार देखोगे हो जाएगा। चलिए, अब जो जिनके 10 साल पूरे हों उनको देख लेते हैं। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? बीमा लिखा है यानी इंश्योरेंस स्कीम है। इंश्योरेंस किस पर मिलेगा? जीवन पर, कुल मिला के डेथ पर, है ना। आपका जीवन जब खत्म हो जाएगा, किसी व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है ना, तो इंश्योरेंस लेता है। हाँ, लेकिन प्रीमियम भरना होता है हर महीने का। तो बस एलिजिबिलिटी देख लीजिए, क्योंकि तीनों योजनाओं की यहाँ पे एलिजिबिलिटी अलग अलग है। हो सकता है एलिजिबिलिटी पे ही क्वेश्चन बना दे, तीनों स्कीम लिखेगा, एलिजिबिलिटी लिख देगा, इतने से इतने साल, इतने से इतने साल, इतने से इतने साल, क्योंकि तीनों में अलग है, अभी देखेंगे आप। जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। इंश्योरेंस मिलता है अगर फर्टेलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है तो, ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना में देखते हैं। अब यहाँ पे डेथ तो साथ में है, यही साथ में एक्सीडेंट भी है, पाँव टूट गया, है ना, कुछ और डैमेज हो गया, ऑर्गन डैमेज हो गया, हाथ टूट गए, ऑर्गन डैमेज पे, तो प्रीमियम तो भरना ही है, ठीक है, प्रीमियम भरना ही है। ये है 18 से 70, इनकी एलिजिबिलिटी 18 से 70 की आयु के व्यक्ति एलिजिबल होता है। 18 साल से आप इस स्कीम के पात्र हो सकते हैं, जब आप 18 वर्ष के होंगे।
तो आप प्रीमियम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और अटल पेंशन में देखिए यहाँ पे 18 से 40 है। यही सुसंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित पेंशन योजना है। 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक एलिजिबल हैं। 60 वर्ष के बाद मृत्यु पर्यंत तक 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन मिलेगी। 1,000 से 5,000 का मतलब समझ रहे हैं, अलग अलग प्रीमियम होगा ना अलग अलग व्यक्ति का। अब जिसकी जेब में जैसा पैसा होगा ना, वो हर महीने वैसा ही प्रीमियम देगा। तो जिसका प्रीमियम ज्यादा होगा उसको पेंशन ज्यादा मिलेगी, जिसका कम होगा उसको कम मिलेगी। ठीक है। तो देखो, 18 से 40 है अटल पेंशन में, 18 से 70 है सुरक्षा बीमा में, और यहाँ पे 18 से 50 है। तो देखो तीनों में अलग अलग है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकता है ना, फॉर्म कर सकता है कमीशन। चलिए क्वेश्चन कीजिए, किस राज्य ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मिलने वाली 2,152 करोड़ की राशि को अस्वीकार कर दिया? ये जो मैं बता रहा था ना अभी, इस पे विवाद चल रहा है, एक डिस्प्यूट यहाँ पे राइज हुआ है। ये तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे तो इसमें 3 कंडीशन है। एक फॉर्मूला है इसमें, त्रिभाषा फॉर्मूला। ये पॉलिसी कहती है कि मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा और तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु का जोर सिर्फ तमिल और अंग्रेजी पर है। यानी तमिलनाडु चाहता है कि हम तमिल भाषा को फेवर करेंगे अपने स्टेट में और इंग्लिश को करेंगे। फेवर करेंगे मतलब स्कूलों में जो पढ़ाएंगे वो या तो तमिल तमिल भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे। हम तीसरी भाषा नहीं चाहते हैं, है ना। तीसरी भाषा नहीं चाहते हैं अपने स्टेट में। तमिलनाडु ने ऑब्जेक्ट किया। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया था इस पॉलिसी के तहत, ग्रांट दिया था, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एक ने जो एनईपी का त्रिभाषा फॉर्मूला है, कुल मिला के इसी को रिजेक्ट किया है तमिलनाडु ने, हाँ। तो ये इसका विवाद था, तो ये याद रखना, तमिलनाडु। चलिए कुछ स्टैटिक तक देखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कस्तूरी रंगन हम लोग जानते हैं, इनकी अध्यक्षता में तैयार की गई ये पॉलिसी। ठीक है। टारगेट क्या रखा है? 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। और ये चीज भी स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है अभी कि राज्यों को एनईपी 2020 लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के यहाँ पे तमिलनाडु को फेवर मिल गया, है ना। तमिलनाडु को फेवर मिल गया है। ये जो डिस्प्यूट था, ये देखिए, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुआ है कौन कौन? भगवत गीता को शामिल किया गया है और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। भगवत गीता वेद व्यास के द्वारा संकलित है और नाट्य शास्त्र कंपाइल की गई थी भरत मुनि के द्वारा। ठीक है। चलिए महाकुंभ के बारे में देख लेते हैं, हो सकता है सही शाही स्नान डेट पूछ ले, और इससे ज्यादा क्या पूछेगा। ये फ्रेम याद रखना, टाइम फ्रेम। 13 जनवरी से स्टार्ट होता है, 26 फरवरी लास्ट डे होता है। ठीक है। लास्ट डे शाही स्नान से ही समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत शाही स्नान से नहीं होता है। 45 दिन का एक प्रोग्राम था। 13 जनवरी स्टार्ट होता है पौष पूर्णिमा, उद्घाटन। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, पहला शाही स्नान होता है। फिर 29 जनवरी को होता है मौनी अमावस्या। इलाहाबाद वाले तो लगा लेंगे, है ना, जो नहाने आया होगा वो लगा लेंगे। खैर अगर पूछेगा क्वेश्चन तब ना। 12 फरवरी को फिर माघ पूर्णिमा होती है, ये तीसरा शाही स्नान था। और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, चौथा शाही स्नान था। तो डेट का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक। इसी बीच में अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था 16 से 18 फरवरी। ओके। चलिए जीआई टैग पढ़ते हैं। पटेद्दा, पटेद्दा, पटेद्दा अंचू साड़ी कर्नाटक का ही प्रोडक्ट है। खास बात क्या है? चौड़े बॉर्डर की ये साड़ी होती है, चेक डिजाइन के लिए फेमस है। जीआई टैग मिल गया, चलो ठीक है, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई नकल नहीं कर पाएगा, लेकिन 10 साल तक, है ना। क्योंकि वैलिडिटी कितनी होती है जीआई टैग की? 10 साल होती है बस। 10 साल के बाद फिर से रिन्यूअल लेना पड़ेगा। चलिए कुछ स्टैटिक फैक्ट देखिए, बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ। जीआई टैग कौन देता है? जीआई रजिस्ट्री देती है, चेन्नई में स्थित है ये संस्था। 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है जीआई टैग। एक्ट कौन सा है? 99 वाला हम लोग पढ़ते हैं, जीआई टैग रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। एक क्वेश्चन अगर पूछेगा सबसे अधिक जीआई टैग किस स्टेट के पास है, उत्तर प्रदेश लगा देना। ठीक है, यूपी के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है, 77। उसके बाद तमिलनाडु के पास है, उसके बाद कर्नाटक के पास है। ठीक है, हो जाएगा। इसको देखिए, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। ओके, आप लोग जानते हैं। ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, कुछ नया लग रहा है? ये हम लोग मंथली में पढ़े हैं, कितना बढ़िया से पढ़े हैं, है ना। तो कुछ अलग थोड़ी ना है, बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करा रहा हूँ। आप उसी चीज को अगर पढ़ लेंगे कई बार, फिर भी, हाँ फिर भी कुछ टॉपिक वहां पे नहीं कवर है तो मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं।
पहला पंचायत उन्नति सूचकांक, जैसे ये टॉपिक कवर नहीं था वहां पर, है ना, इसको कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 का है, लॉन्च किया गया अभी 25 में। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, इसने पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया। देख लेते हैं कौन सी पंचायतें हैं जिसने बढ़िया काम किया। श्रेणी वही है जैसे आजकल हर सूचकांक बन रहा है, भारत के जो सूचकांक बन रहे हैं वो यही कैटेगरी रख रहे हैं सब, है ना, यही श्रेणी रख रहे हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर। पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता है ये तो कोई होता नहीं है, अचीवर कैसे हो जाएगा कोई। अग्रणी में हैं कुछ स्टेट्स की पंचायतें, परफॉर्मर में भी हैं, आकांक्षी में भी हैं और बिगिनर भी हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख ले रहे हैं, अगर यूपी से कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। नो वन इन अचीवर कैटेगरी, ठीक है, कॉमन सेंस है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा आप लगा दोगे कि अचीवर में कोई नहीं होगा। अगर पूछ लेगा इस इंडेक्स के अनुसार गुजरात की, इस इंडेक्स के अनुसार किस राज्य की सर्वाधिक ग्राम पंचायतें अग्रणी श्रेणी में रही, गुजरात लगा देना। गुजरात की सर्वाधिक ग्राम पंचायतें अग्रणी श्रेणी में रही, इसके बाद तेलंगाना और फिर त्रिपुरा। अग्रणी यानी फ्रंट रनर, ये है डेटा। गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा, GTT। परफॉर्मर में क्या है साहब, यहाँ पे भी गुजरात आगे निकल गया, दूसरे स्थान पर तेलंगाना की जगह महाराष्ट्र हो गया, लेकिन तीसरे स्थान पर फिर से गुजरात, सॉरी, तेलंगाना है। ठीक है, तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। पांचवा स्थान है उत्तर प्रदेश का, वो भी परफॉर्मर में। ठीक है, अगर पूछेगा इस इंडेक्स के अनुसार, चूंकि ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश का परफॉर्मर में कौन सा स्थान है, तो पांचवा लगा देना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की केवल 3 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो अग्रणी श्रेणी में है। अब इन 3 में टॉप कौन है, इन 3 में टॉप धनोहरी ग्राम पंचायत है, ये लखनऊ की ग्राम पंचायत है। ठीक है, धनवरी याद रखना और 3 याद रखना। चलिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देखते हैं, कौन सा स्टेट भैया न्याय देने के लिए सबसे अच्छा है, कहाँ पर न्याय मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। देश में न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता पर आधारित होता है ये रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट ये बात है स्टेटमेंट के लिए कि ये कोई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मत लगा देना, ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में बनाएगा तो यही मिनिस्ट्री डालेगा वो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक, ये है टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट है, टाटा ट्रस्ट द्वारा इसको तैयार किया जाता है, इसलिए ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, स्टार मार्क पहले से किया था। अब बड़े राज्यों की रैंकिंग देखिए, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जस्टिस मिलने की कहाँ पे है, कर्नाटक में, लगातार दूसरी बार पहली पोजीशन पर है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तीसरा स्थान तेलंगाना का है, चौथा स्थान केरल का है। ठीक है, कुल मिला के सारे स्टेट साउथ के दिख रहे हैं आपको, तो साउथ में जस्टिस मिलना आसान है रिपोर्ट के अनुसार, है ना, यही तो बोल रही है ना रिपोर्ट भाई। चलिए, छोटे राज्यों में रैंकिंग देखिए, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या, कि मुझे दिख रहा है, अच्छा ठीक है, और तीसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक, हो जाएगा। ओके, इस सिनॉप्सिस में पेड ग्रुप पे प्रोवाइड करता हूँ, तो देख लीजिएगा आप लोग, जो समझ में आया फिर बताइएगा, नंबर मेंशन रहेगा। एक क्वेश्चन कीजिए, उर्सुला वान डेर, इनका नाम है उर्सुला वान डेर, फरवरी 2025 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही, ये किस संस्था की अध्यक्ष हैं, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, उर्सुला वान डेर। चलिए, फरवरी 2025 में किस देश ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय लिया। ये जो आपको वल्लनर दिख रहे हैं, तो वही वल्लनर टॉपिक से ही निकाला गया है। ठीक है, तो जो रिलेवेंट था उस टॉपिक में वही आपके सामने दिख रहा है, फालतू चीजें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूछेगा उस टॉपिक से तो यही पूछेगा बस। चलिए, ईपीआईसी के बारे में पूछा जा सकता है यार, ईपीआईसी है क्या, लगेगा कुछ कंप्यूटर का शब्द है। ईपीआईसी का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन दिख जाता है। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी में ईपीआईसी नंबर क्या होता है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, 10 अंकीय कोड होता है। ठीक है, ये देखिए मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे स्थित है, इडुक्की जिला में, केरल में है, बड़ा डिस्प्यूटेड रहता है। ओके, चलिए, जेड मोड सुरंग, मंथली पीडीएफ याद आ रही है, हाँ यहाँ से भी रिवाइज कर लीजिए। जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया, जम्मू कश्मीर में।
वहां पे हो सकता है और अच्छे से आपको मिल जाए, है ना। जड़ मोड़ सुरंग लेंथ कितनी है, 12 किलोमीटर, दोनों तरफ से रोड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। परियोजना का शिलान्यास किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे शिलान्यास किया गया, खजुराहो में। पहला फैक्ट, खजुराहो में शिलान्यास किया गया। ये पहली देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है, ध्यान रखना। केन बेतवा, केन के बारे में देखिए थोड़ा। सोर्स कहाँ है, ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन कहाँ है इसका, कटनी जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही निकल रही है। और ये यमुना में मिल जाती है, बांदा जिला स्थित एक गांव है चिल्ला गांव, यहाँ पे यमुना से ये मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है इस रिवर पर, बांदा से कोई है ये जान रहा होगा वो, तो नहाया भी होगा यहाँ पे। राने जलप्रपात, ठीक है, राने जलप्रपात। और पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है केन रिवर, ठीक है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन गया। बेतवा के बारे में देख लीजिए, ये भी एमपी से ही निकलती है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश से। इस पे ये जो है स्पेशल से, है ना, कईयों बार पूछे गए। कौन कौन से डैम है बेतवा रिवर पर, राजघाट है, पारीछा डैम है। पारीछा डैम ये थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर, थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे जो पानी की सप्लाई होती है ना, इसी डैम से होती है। माता टीला, पारीछा और राजघाट, ठीक, बेतवा रिवर। चलिए, अपडेट है। ये पुराना फैक्ट है, ये नया फैक्ट है। मोडेरा गांव हम लोगों ने पढ़ा था, 24/7, सॉरी 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव, मोडेरा गांव गुजरात का। यही पढ़ा था, 2022 में घोषणा की गई थी। अब ये हो गया मसाली गांव, इसके बारे में क्या है, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। तो ये पहला हो गया था। ओवरऑल देखेंगे तो मसाली दूसरे नंबर का हो गया, सीमावर्ती में पहला है लेकिन ओवरऑल दूसरा है। भारत का दूसरा सौर गांव, क्लियर। मसाली गांव ये भी गुजरात का ही है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे बना, सोनीपत में उद्घाटन इसका हुआ है। तो उन ये जो टॉपिक दिए गए हैं उनको मैंने इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया। थोड़ा बहुत तो समय बचेगा ना यार आपका। चलिए, विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, बस आपको सीटें याद रखनी है। सीटें कितनी है विधानसभा की, दिल्ली में 70 सीटें हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है। झारखंड में 81, महाराष्ट्र में 288, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 90-90, ठीक, याद रहेगा। ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलिटी से। लगेगा पॉलिटी का क्वेश्चन, चूंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं तो वो करंट बेस्ड क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन देखिए, ये है क्या भाई, अटल इनोवेशन मिशन 2.0। ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, ये हम लोगों को पता है, नीति आयोग का इनिशिएटिव है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का जो कल्चर है इसको डेवलप करना है, यही पर्पज है ना अटल इनोवेशन मिशन का, ठीक है। आपको ईयर याद रखना है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और इस मिशन की अवधि है 31 मार्च 2028 तक। मैचिंग के लिए ईयर इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग की इनिशिएटिव है, ये आप लगा लोगे। चलिए, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, इसके बारे में बस आपको क्या याद रखना है, ये हायर एजुकेशन के लिए है, ठीक है। हायर एजुकेशन में अगर कोई वंचित है गरीबी की वजह से, तो उसको अब वंचित नहीं किया जाएगा, उसको वित्तीय सहायता देके उच्च शिक्षा का उसको लाभ दिया जाएगा। यही है विद्या लक्ष्मी योजना, नवंबर 2024 में शुरू की गई थी। और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली सेक्टर की स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मेधावी मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। और की पॉइंट क्या है, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। प्राइमरी और मिडिल लेवल का मत लगा देना, स्टेटमेंट में पूछेगा तो हायर एजुकेशन आपको दिखेगा वहां पर। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित केंद्र सरकार की योजना है, इनको रिवाइज कीजिए जल्दी से। पीएम श्री योजना है, 2022 में स्वीकृति मिली। समग्र शिक्षा योजना 2018 में लॉन्च हुआ। उल्लास पहला ही टॉपिक था आई दृष्टि का। और इस वाले वीडियो की स्लाइड भी नंबर 1 थी यही, उल्लास नव भारत साक्षरता मिशन, जिसमें कार्यात्मक जिला हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। निपुण भारत 2021 में लॉन्च, याद रह जाएगा। याद तो करना पड़ेगा भाई, अभी तो इतने फैक्ट दिमाग में जा रहे होंगे ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। देखिए, अलग अलग क्षेत्र में। एक एआई उत्कृष्टता केंद्र है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में। दूसरा है कृषि क्षेत्र में। तीसरा है सतत शहर क्षेत्र में। ओके, सबको अलग अलग लीड कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो एआई उत्कृष्टता केंद्र है इसको आईआईटी दिल्ली लीड कर रहा है।
हो सकता है इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर दे। कृषि क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र को आईआईटी रोपड़ लीड करेगा, और सतत शहर क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र को आईआईटी कानपुर लीड करेगा। ओके, तो ये 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र पढ़ लिए। चलिए, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय कौशल संस्थान 3 जगह पे स्थापना की बात की गई थी, मुंबई में, अहमदाबाद में और कानपुर में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ए ऑफ स्किल जो है, भारतीय कौशल संस्थान, तो कानपुर में तो सबसे पहले स्थापना हो ही चुकी थी, शिलान्यास हो चुका था बहुत पहले, याद है ना, ये भूल भुला के सब। अभी जो रिसेंट में है ना, वो मुंबई का उद्घाटन हुआ है। ये हो गया दूसरा, ये दूसरा आईआईएस हो गया। ये पहला आईएएस था कानपुर वाला, जिसकी स्थापना हो चुकी थी। मुंबई की भी हो चुकी है, इसी रेफरेंस में करंट का क्वेश्चन पढ़ ही रहे हो। अहमदाबाद का भी होना बाकी है, घोषणा 3 की हो चुकी थी पहले। क्लियर। चलिए, जिनमें से कानपुर में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान 2016 में ही इसका शिलान्यास हो चुका है, और 9 अक्टूबर 2024 को भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन किया गया है। ये देश का दूसरा आईआईएस है। तीसरा भी हो जाएगा, वो भी न्यूज में आ जाएगा कुछ दिनों में, अहमदाबाद। ठीक है। चलिए, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, ये 5 भाषा है। टोटल कितनी हो गई अब? 11। पहले 6 थी ना, पहले जो 6 थी इनको देख लीजिए, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। जब ये 5 का भी न्यूज नहीं था, तो सबसे लेटेस्ट हम लोग उड़िया पढ़ते थे, है ना, उड़िया पढ़ते थे। क्योंकि अब तो उड़िया ऐड ही हो गया, तो उसके बाद ही 5 आ गई। तो हम इन 5 को देखिए, मराठी, पाली, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला, ये है। कुछ कोडिंग वोडिंग बना लेना, वैसे एक दो बार देखेंगे तो ऑप्शन लगा लोगे आप। तो 5 ये हो गई, 6 पहले थी, टोटल हो गई 6 + 5 11। ये कुछ नहीं हो गया, सिंपल सा। टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 11 लगा देना अब। चलिए, शहरी शासन सूचकांक 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी किसी मिनिस्ट्री का सूचकांक नहीं है, किसी भी मिनिस्ट्री ने सूचकांक नहीं दिया है। ये है प्रजा फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यही तो इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के लिए, है ना। तो मान के तो यही चलना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको देखने मिलेंगे, तभी तो पेपर देके आएंगे तो बोलेंगे कठिन था पेपर। तो अगर ऐसा मान के चलेंगे और इस हिसाब से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा पेपर। शहरी शासन सूचकांक 2024, प्रजा फाउंडेशन द्वारा लॉन्च। ठीक है, पहला संस्करण 2020 में लॉन्च हुआ था, और ये वाला जो है 2024 का, ये दूसरा संस्करण है, दूसरा एडिशन है। शहरी शासन में देखिए, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा केरल का, फिर उड़ीसा का, फिर महाराष्ट्र का, फिर छत्तीसगढ़ का। यूपी का स्थान है 16, यूपी का स्थान है 16, मतलब बिहार से भी पीछे है ना, बिहार से भी पीछे है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन देखो, हो सकता है इन्हीं दोनों पे बना दे एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट ये सूचकांक मिनिस्ट्री डाल देगा कोई। तो आप पढ़ लिए हैं, अब गलत मत करना। अंतिम राज्य नागालैंड है, शहरी शासन नागालैंड का बेकार है। भारत का 13वां मेजर पोर्ट कौन सा है? गलाथिया की खाड़ी पोर्ट, गलाथिया की खाड़ी पोर्ट एक ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा गूगल करके मुझे बताइए, मेजर पोर्ट कितने हैं, मेजर पोर्ट कितने हैं भारत में। क्योंकि हम लोगों ने एक और पढ़ा था मेजर पोर्ट, बाण वन करके था, है ना, ऐसी कुछ नाम था ना, तो उसको भी हम लोगों ने 13वां पढ़ा था, और आई दृष्टि इसको भी 13वां बोल रहे हैं। तो क्या है भैया ये चीज, गूगल करके बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट करके बताइए। चलो, इसको देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे क्वेश्चन पूछा था पीसीएस 2024 में, अध्यक्ष पूछा था, है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। एग्जाम के लिए क्या है, एग्जाम के लिए फैक्ट अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल को, किसने दिया है? एक कमेटी ने दिया है, उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी। इस कमेटी को चेयर कर रहे थे कौन? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, उसी में एक प्रपोजल था। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रपोजल को, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक। चलिए, ये समिति के बारे में देखिए थोड़ा, 8 सदस्यीय समिति थी। ये स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। 8 सदस्यीय समिति, 7+1, यानी एक अध्यक्ष होंगे, बाकी 7 सदस्य होंगे। अध्यक्ष सीख लिया, और सदस्य कौन कौन है, कौन कौन थे? अमित शाह साहब थे, होम मिनिस्टर। गुलाम अली आजाद। फाइनेंस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह साहब थे। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप थे। ये जो सीनियर एडवोकेट हैं, हरीश साल्वे, ये भी थे। संजय कोठारी, फॉर्मर, ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ना, सतर्कता आयोग, सतर्कता
कमिश्नर को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? जो भी हो, याद नहीं आ रहा अभी। अर्जुन राम, और साथ में है अर्जुन राम मेघवाल, स्पेशल मेंबर, ये स्पेशल, ये 7 मेंबर है। मेंबर पूछ लेता है कभी कभी भैया, तो एक बार नजर डाले रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बायो राइट योजना, चलो इसको जल्दी से रिवाइज कीजिए। ये मंथली पीडीएम में नहीं है, इसको हम लोगों ने किया था पीसीएस प्री से पहले मास्टर पीडीएम में, है ना? तो चूंकि मास्टर पीडीएफ जो थी वो भी घटना चक्र वाली ही थी, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, तो उसमें था ये सारे टॉपिक, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सितंबर 2024 बायो राइट योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बायो ई 3 पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके इसके बाद हम लोग बायो ई 3 का फुल फॉर्म देख लेंगे, बस वही पूछा था। राइट का मतलब देखो यहाँ पे, राइट का मतलब, आर का मतलब रिसर्च है, आई का मतलब इनोवेशन है, ई का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप है, डी का मतलब डेवलपमेंट है। कुल मिला के बायोटेक्नोलॉजी में, बायो के क्षेत्र में रिसर्च करना, इनोवेशन करना, है ना, और उद्यमता को बढ़ावा देना, यही सारी चीजें हैं। जैव उद्यमता, नवाचार को बढ़ावा देना। बायो ई 3 में, ई 3 का फुल फॉर्म देखिए, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट गलत कर देना, ठीक है। क्या क्या है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ओके। पर्पज क्या है? हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग पर्पज है, उच्च प्रदर्शन वाले जैव जैव निर्माण करना है बायो ई 3 नीति के तहत। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, 2023 भी हम लोगों ने पढ़ा था, 24 पढ़ेंगे फिर से। 24 में कुछ डेटा आपको दिखेगा, यूपी के बहुत सारे डेटा हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ये जो हमारा क्लीन एयर प्रोग्राम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ था, इसी के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया जाता है। 7 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 सितंबर। ठीक है, 7 सितंबर। चलिए, एयर क्वालिटी का देखते हैं। विभिन्न श्रेणियों में सीट्स 3 है, 3 श्रेणियों में उन्होंने देखो ये दिए हैं अवार्ड, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। श्रेणी 1 में टॉप कौन है? सूरत। दूसरे स्थान पर कौन है? जबलपुर। आपने 2023 का एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा होगा, तो उसमें सूरत और जबलपुर एक साथ थे, याद है? बट उसको अब जरूरत नहीं है, 2030 का पुराना हो गया, 23 का नहीं पूछेगा, 24 का पूछेगा। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना? सूरत पहले स्थान पर है, जबलपुर दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर भैया अपना नंबर लग गया आगरा का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्रेणी 2 देखिए, पहले स्थान पर फिरोजाबाद, ये भी यूपी से है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे स्थान पर अमरावती महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर झांसी। कुल मिला के श्रेणी 2 में यूपी की बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ पे टॉप 3 में दो तो यूपी से हो गए, है ना, टॉप 3 में दो यूपी से हैं, फिरोजाबाद और झांसी, फिरोजाबाद और झांसी। श्रेणी 3 में भी यूपी का स्थान है, रायबरेली का टॉप है, रायबरेली टॉप है, फिर नलगोंडा तेलंगाना का है, फिर नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का है। इसका मतलब क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हो कि तीनों ही श्रेणी में टॉप 3 में यूपी तो है ही है। ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ? इनको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, यूपी की स्थिति एक बार फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ तो ओवरऑल आपने नेशनल लेवल पर देखी, श्रेणी 1 में आगरा तीसरे नंबर पे है ना। अब यहाँ पे यूपी का अलग से देखते हैं, श्रेणी 1 में आगरा देखो तीसरे स्थान पर यहाँ पे लिखा है। अब चूंकि वहाँ पे टॉप 3 ही लिखा था, यहाँ पे और भी आप नीचे देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सिर्फ यूपी के 4 जिले लिख के ऑर्डर पूछ ले, है ना, आगरा, लखनऊ, कानपुर, बनारस, तो फिर कठिन हो जाएगा क्वेश्चन, तो वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। श्रेणी 1 में सिर्फ यूपी यूपी का अगर देखें, क्योंकि ऐसे ही हर स्टेट का बना होगा ना इंडेक्स, तो सबसे ऊपर है आगरा, फिर है लखनऊ, फिर है कानपुर, फिर है बनारस। ठीक है। श्रेणी 2 में देखिए फिरोजाबाद, क्योंकि श्रेणी 2 में आपने फिरोजाबाद यहाँ पे देखा ना टॉप पर, तो अलग से यूपी देखोगे तो वहां पे भी तो टॉप पे ही रहेगा। फिरोजाबाद यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा है। झांसी कितने नंबर पे? तीसरा दिखा था, यहाँ पे दिखा था ना, श्रेणी 2 में झांसी तीसरे नंबर पर। ओके, तो वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। फिर चौथे नंबर पर गोरखपुर, फिर नोएडा 6 स्थान पर। तो देखो श्रेणी 2 में पूछ ले कि ईयर इंडेक्स क्वालिटी, श्रेणी 2 उत्तर प्रदेश, ऐसा ऑर्डर पूछ ले, फिरोजाबाद, झांसी, गोरखपुर, नोएडा, तो फिर आपको यहाँ यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो फैक्ट बहुत ज्यादा है, रटना बहुत ज्यादा है, तो कोशिश कीजिए। मैं ये तो मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 2-2 बार तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे ना अभी तक, करंट अफेयर्स रिवाइज कर चुके होंगे।
तो एक बार और दम लगा दीजिए, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। और श्रेणी 3 में रायबरेली, फिर अनपरा है, फिर खुर्जा है। तो कम से कम नेशनल लेवल वाले तो याद रखना ही है ना, नेशनल लेवल वाले। यूपी स्पेशल अगर क्वेश्चन बनाएगा तो फिर यही डाल देगा भैया, सिर्फ यूपी का पूछ ले। विधि कमीशन देखिए, लॉ कमीशन, 23वां लॉ कमीशन भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये सारा तो जानते होगे ना भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। तो ये भारत सरकार के रेजोल्यूशन के द्वारा बन रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये गैर सामुदायिक संस्था है ना, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिनको संसद बनाती है, संसद एक्ट के द्वारा बनाती है। ठीक है, क्योंकि संसद के एक्ट के द्वारा बनी नहीं है तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसलिए तो नॉन स्टैट्यूटरी लिखा है। ठीक। चलिए, 3 वर्षों के लिए गठन हुआ है। और अध्यक्ष कौन है? रिटायर्ड जस्टिस हैं जिनका नाम है दिनेश माहेश्वरी। ओके। इसको देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह, इसको हम लोगों ने मास्टर पीडीएम में पीसीएस 2024 से पहले किया था। अब यहाँ पे आई दृष्टि ने फिर से डाला है, फिर से देख लीजिए। रंग कैसा है झंडे का? नीला है। श्लोक बस पढ़ लीजिए, श्लोक है यतो धर्म स्ततो जया, मतलब है जहां धर्म है वहां जीत है। ठीक। ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सुप्रीम कोर्ट के गोलाकार भवन को उभरते हुए रिप्रेजेंट किया गया। ये नया ध्वज प्रतीक चिन्ह हो गया। हाँ, ये चीज मैं बोल रहा था। बाण बन पत्तन का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तो जगह की बात हो गई। लेकिन पीसीएस 2024 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस समय पे जो आया था घटना आई दृष्टि, उसमें उन्होंने 13 लिखा था, है ना, 13 थे। लेकिन 13 यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ और देखा ऊपर। इसको वेरीफाई करो थोड़ा। ठीक है, इसको वेरीफाई करो। वेरी इंपॉर्टेंट, 12 नए औद्योगिक शहरों को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई। तो 12 के 12 भी देखेंगे। पहले ये देख लीजिए, 12 में यूपी से कितने हैं? यूपी से हैं 2, एक है आगरा, एक है प्रयागराज। ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई पेंशन स्कीम, जिसे बोलते हैं यूपीएस, एनपीएस भी चल रहा है। एक ऑप्शन है आपके पास यूपीएस। ठीक है, आप इसमें बने रहना चाहते हैं इसमें बने रहिए, यूपीएस में बने रहना चाहते हैं यूपीएस में आ जाइए, वो आपकी मर्जी। एकीकृत पेंशन यूनिफाइड, ईपीएस का मतलब यूनिफाइड एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 18.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो वेतन बनेगा ना नौकरी के बाद, तो जितना ग्रॉस सैलरी होता है उसका 10% एनपीएस में जाता है। ठीक है, पेंशन स्कीम में जाता है। तो अभी तक एनपीएस में क्या है, एनपीएस का हिसाब क्या है कि 10% आपकी सैलरी से जाएगा खाते में, पेंशन खाते में, और 10% सरकार का जाता है इसी खाते में। लेकिन यूपीएस में क्या है? यूपीएस में ये सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। आपका 10% सैलरी से तो जाएगा पेंशन खाते में, लेकिन साथ में सरकार का जाएगा, लेकिन अब 10% नहीं जाएगा, 18.5% जाएगा। ये इन्होंने बढ़ा दिया। तो यही आपसे पूछा गया था। ठीक है। चलिए, ये जो वन लाइनर में पढ़ा था इसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने पेज उठाया है, ये पेज उठाया है यूपी पीसीएस 2024 से पहले जो मास्टर पीडीएम में किया था। ठीक है, ये है इसी आई दृष्टि का ही, कंटेंट पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं। समय बचाने के लिए बस मैंने ये किया हूँ कि आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे। नए औद्योगिक शहर, 2 शहर तो आपने यूपी से देख ही लिए, आपको भी दिखाया था, आगरा और प्रयागराज। बाकी 12 देख लीजिए। थोरपिया, वो तो ऑप्शन में देगा यार, अगर ये 12 पूछना चाहेगा तो कोई भी 3-4 उठा के पूछ लेगा कौन सा नहीं है। खुरपिया उत्तराखंड का है, राजपुरा पटियाला पंजाब का है, दिघी महाराष्ट्र का है, पलक्कड़ केरल का है, आगरा प्रयागराज यूपी का देख लिया, गया बिहार से है, जहीराबाद तेलंगाना, कोबकिल आंध्र प्रदेश, कोमर्थी आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली राजस्थान। तो क्या लग रहा है ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा यार? यूपी से ही तो पूछेगा। इसलिए पहले ही वन लाइनर इसलिए बना दिया था, है ना, कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने डाल दिया। आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। चलो, एनपीएस में भी वन लाइनर आपको बना दिया था, यहाँ पे डिटेल से मैं दिया हूँ। इन शॉर्ट आपको पता ही है एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है, दोनों ही पेंशन स्कीम है। जॉब में जाएंगे 10% आपका पेंशन खाते में जमा होता है, एनपीएस में 10% आपके खाते का, 10% सरकार के खाते से जाता है। ठीक है, आपके खाते में। यूपीएस में आपने देख लिया 10% आपके खाते से जाएगा, आपकी ग्रॉस सैलरी से जाएगा, और सरकार का कंट्रीब्यूशन 15.5% जाएगा। कहाँ जाएगा? आपके पेंशन खाते में। ठीक है, आपके पेंशन खाते में। तो ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 18.5% का। ठीक। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। एनपीएससी यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप इसमें बने रहना चाहते हैं बने रहिए, इसमें जाना चाहते हैं इसमें चले जाइए।
सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन के 50% राशि मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। ये यूपीएस का क्लॉज है। ठीक, इसमें पेंशन जो है ना फिक्स कर दी। एनपीएस जो है वो मार्केट बेस्ड है। वो मार्केट बेस्ड है। मार्केट जैसा रहेगा, इकोनॉमी जैसा ग्रो करेगी, मार्केट जैसा ग्रो करेगा, एनपीएस का पैसा वैसे ही ग्रो करेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड नहीं है, मार्केट से लिंक नहीं है। यही स्टेटमेंट के लिए आपके लिए क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पे पेंशन फिक्स कर दी है यूपीएस में। कितना फिक्स कर दी है, ये आपके सामने लिखा है। अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन के 50% राशि। ठीक है, मान लो आप 60वीं साल आपकी चल रही है, रिटायरमेंट का ईयर है। हर साल की आपकी, हर महीने की सैलरी आपकी 1 लाख रुपए है। ठीक है, हर साल की, ये हर महीने की 1 लाख रुपए। तो 12 महीने की औसत कितनी हो जाएगी, एक एक ही लाख तो रहेगी। और इसकी 50% कितनी हो जाएगी, 50,000 रहेगी। तो आपकी पेंशन कितनी बन जाएगी, आपको 50,000 रुपये पेंशन दी जाएगी हर महीने। ये फिक्स हो गया यूपीएस में। ठीक, ये कुछ कंडीशन है। 50% राशि 25 वर्षों की सेवा आवश्यक है इसके लिए। आनुपातिक राशि 25 वर्षों से कम सेवा रहेगी तो ये अमाउंट कम हो जाएगा थोड़ा। न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा प्रदान करने वाले ही यूपीएस के पात्र हैं। ये कुछ कंडीशन हैं आपके स्टेटमेंट के लिए। महाराष्ट्र यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला पहला राज्य। ओके। पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी एक मुश्त राशि लमसम अमाउंट भी दी जाएगी। लमसम समझते हैं ना, जैसे एनपीएस में क्या है, 60-40 का हिसाब है। ठीक, जैसे आपके 1 करोड़ रुपए जमा हो गए, कटते कटते जमा होते होते 1 करोड़ रुपए जमा हो गए आपके पेंशन खाते में। तो 60% आपको मिल जाएगा लमसम अमाउंट, एक मुश्त राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 60 लाख। ठीक है, और बाकी जो 40 लाख बचा है, इसकी बना देगी सरकार क्या, पेंशन। हर महीने पेंशन बना देगी। ठीक, तो वो 40 लाख आपको पेंशन के फॉर्म में हर महीने मिलता रहेगा। तो इसमें भी है, यूपीएस में भी ऐसी ऐसी व्यवस्था है। लमसम अमाउंट लिखा है ना इस पर। चलिए, कर्मचारी का योगदान 10% आप जानते हैं, और सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% आप पढ़ लें। ओके, चलिए इसको देखिए। इंडिया रैंकिंग्स 2024, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंडिया रैंकिंग्स 2024। चलिए, एम क्या है, उच्च शैक्षिक संस्थाओं की ये संस्थानों की ये रैंकिंग है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो इससे पूछे नहीं गए हैं। अब टॉपिक आई दृष्टि में कवर किया है तो मैंने इसको डाल दिया। अब आपको तो प्रोवाइड कराना ही है ना, देख लीजिएगा एक बार, अच्छा लगे तो पढ़ लेना। चांसेस कम है वैसे क्वेश्चन पूछे जाने की, है ना, इतनी सारी रैंकिंग्स हैं। चलिए इसको देखिए। समग्र श्रेणी में अगर बात करें तो आईआईटी मद्रास है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाला है, तीसरे स्थान पर आईआईटी मुंबई है। हमारे आईआईटी यानी यूपी का आईआईटी जो है, इसका स्थान 5वां है ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अलग अलग कैटेगरी में अगर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी देखेंगे तो आईआईएससी बेंगलोर, कॉलेज की कैटेगरी में हिंदू कॉलेज दिल्ली, रिसर्च सबसे अच्छा कहाँ होता है भैया, आईआईएससी बेंगलोर। इनोवेशन के क्षेत्र में सबसे बढ़िया कॉलेज है आईआईटी बॉम्बे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमेशा यही रहता है आईआईटी मद्रास, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम अहमदाबाद, यही हमेशा रहता है, आर्किटेक्चर आईआईटी रुड़की ही रहता है। कुछ फैक्ट फिक्स हैं, चेंज नहीं होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास, इसको नहीं बदल पाएगा कोई भी, है ना, क्योंकि बेस ब्रांच यहीं से जनरेट टाइप का हुआ है, आईआईटी मद्रास। चलिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नीति आयोग की एक पहल है। नीति आयोग की तो यार इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको तो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा। आई दृष्टि का राष्ट्रीय परिदृश्य का यही लास्ट टॉपिक है। ठीक है, 2025 वाले आई दृष्टि का। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं कि बदल गए। ये जो है ना, चौथा संस्करण है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, ये केंद्रीय विषय हो गया। अब फिर से वही चीजें, श्रेणियां, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। इसको डाउनवर्ड मैंने लिख दिया है ना। सबसे ऊपर की कैटेगरी क्या होगी, अचीवर होगी, फिर फ्रंट रनर होगी, फिर परफॉर्मर होगी, फिर सबसे नीचे एस्पिरेंट होगी। कोई बात नहीं, ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा हो गया। 2023 में सभी राज्यों में समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, ओवरऑल स्कोर तो सब में इंप्रूवमेंट हुआ। कुछ ना कुछ तो क्या ही होगा ना यार, हर स्टेट शांत और सो थोड़ी ना रहा है कोई स्टेट, इंप्रूवमेंट तो कुछ ना कुछ करेगा ही। सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्य ये मार्क कीजिए।
उत्तर प्रदेश का भैया स्थान है सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्य किसमें, एसडीजी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। तीसरा स्थान, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, तीसरा स्थान उत्तराखंड का है, फिर सिक्किम का है। ओके, चलिए ये तो सर्वाधिक सुधार वाले हो। अब समग्र रैंकिंग देखिए। पहला स्थान है एसडीजी इंडिया रैंकिंग में, सबसे बढ़िया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम किया केरल और उत्तराखंड ने, पहली पोजीशन है समग्र रूप से। ठीक है, फिर स्थान है तमिलनाडु का, फिर स्थान है गोवा हिमाचल प्रदेश का एक साथ है, फिर सिक्किम पंजाब का एक साथ है। तो देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स पहले स्थान पर कौन है, तो आपको ये आप ध्यान रखें, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अंतिम राज्य देख लीजिए, बिहार का सबसे बेकार पोजीशन है। और यूपी का स्थान कहीं दिख रहा है आपको, यूपी का स्थान यहाँ पे देखो साथ में है। राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, ये चारों के चारों एक स्थान पर हैं, 18वें पोजीशन पर। तो एसडीजी इंडिया में यूपी की पोजीशन तो बेकार है, लेकिन लेकिन सुधार के मामले में यूपी टॉप पे है। तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे। चलिए यूटी में चंडीगढ़ ही रहेगी पहले, चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर है, अंडमान अंडमान एंड दिल्ली है। पहला पहला याद रख लीजिए, इसी से काम हो जाना चाहिए। अचीवर कोई होगा नहीं, है ना। 100 स्कोर कौन प्राप्त कर लेगा, कोई नहीं। एस्पिरेंट में भी कोई, ये अच्छी बात है, एस्पिरेंट में भी कोई नहीं, यानी सबसे टॉप पे भी कोई नहीं है, सबसे नीचे भी कोई नहीं। ठीक, बिहार है, लेकिन ये जो एस्पिरेंट का स्कोर है ना 0 से 49 है ना, तो बिहार का स्कोर इससे ऊपर होगा। बिहार का स्कोर जो है वो इससे ऊपर होगा। अब अगर अलग अलग एसडीजी की बात करें कि किस एसडीजी में किसने अच्छा काम किया, तो ये तो और कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। पहला जो गोल है, गोल नंबर 1, जीरो पॉवर्टी, यही है ना, गरीबी उन्मूलन। 17 गोल हैं भैया एसडीजी, 169 सब गोल्स हैं, ये पढ़ते आए हो कईयों सालों से। गरीबी उन्मूलन गोल नंबर 1 सबसे बढ़िया काम है तमिलनाडु का, फिर दादरा नगर हवेली, पहला पहला याद रख लीजिए। दूसरा नंबर गोल जो है भूखमरी समाप्ति का, जीरो हंगर का किसने बढ़िया काम किया, केरल ने। गोल नंबर 3 में सबसे अच्छा काम किसने किया, स्वास्थ्य और कल्याण में गुजरात ने किया। गोल नंबर 4, गुणवत्ता शिक्षा में सबसे अच्छा काम केरल ने किया। जेंडर इक्वलिटी में किसने सबसे अच्छा काम किया, नागालैंड ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मार्क कीजिए। क्लीन वाटर सैनिटेशन में किसने काम किया, गोल नंबर 6 जो है गोवा ने काम किया। ओके, स्टार मार्क इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पे यूपी आपको दिख रहा है। सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा गोल नंबर 7 जो है, यहाँ पे यूपी ने सबसे अच्छा काम किया। चलिए अच्छी बात है। गोल नंबर में सारे गोल नहीं डाला हूँ, गोल नंबर 13 जो इंपॉर्टेंट जो है वो डाला हूँ। गोल नंबर 13, क्लाइमेट एक्शन सबसे अच्छा काम सिक्किम में। ठीक है, तो ये अपना हो गया राष्ट्रीय परिदृश्य आय दृष्टि 2025। इसको कीजिए, बढ़िया से रिवाइज कीजिए। दूसरा टॉपिक जो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, मिलेंगे उसमें जल्दी, ठीक है, समय निकाल के। एग्जाम नजदीक है तो मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत। कुछ सजेशन वगैरह कुछ करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर इस लेंथ तक देख पाएगा कोई तो, पता नहीं कितने लोग देखते ही हैं यहाँ तक। ओके, बाय बाय।